हाँ डियर स्टूडेंट, आज हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लेक्चर नंबर 3 पे पहुँचे हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स देखा, चुम्बकीय फ्लक्स, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने फैराडे के नियम, लेंज के नियम, फैराडे के दोनों नियम कंप्लीट किए और लेंज के नियम कंप्लीट किए। आज हम इस लेसन के EMI जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण लेसन है, NCERT का 6th लेसन, इसके लेक्चर नंबर 3 पे पहुँचे हैं। अगर इस वीडियो को आपको क्लियर समझने हैं, 100% आपको समझने हैं, तो आप इसके मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप पिछले के 2 वीडियो फ्लक्स का और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम को आप देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे स्व प्रेरण तथा स्व प्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। ये हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम जो है ये जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला हमारे यूपी बोर्ड में सवाल है और 100% चांस है कि आपका हर ईयर ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। ये हम इस सेल्फ विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देंगे, जो कि JEE नीट या कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा और यूपी बोर्ड के लिए तो 100% हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा समझना चाहते हैं तो आप कॉपी पेन को लेकर बैठ जाएं और ध्यान से इसे समझें, और जहाँ तो हम नोट करने को बोलेंगे आप नोट कर लेंगे, तभी आने वाले हैं। और वीडियो को नोट करने के बाद आप बाद में इसे 2 बार 4 बार पढ़ लेंगे। चलिए बिना हम देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, स्व प्रेरण क्या होता है। देखिए हम पहले डिफिनीशन लिखे हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को स्व प्रेरण कहते हैं। फिर पढ़ लीजिए, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में के मान में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम प्रेरण की इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत आए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और आपको 100% आ जाने हैं। आप इस डिफिनीशन को नोट कर लेंगे, जब भी आएगा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण स्व प्रेरण को अर्थ समझाइए तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे ये कहा गया है कि ये मेरे पास कॉइल है, ये मेरे पास कॉइल है और इस हम कॉइल में ही इलेक्ट्रिक फ्लो करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लो करा रहे हैं। इसी कुंडली में विद्युत चुम्बकीय हम विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं। अगर इस धारा के मान में, आप जानते हैं कि फैराडे के नियम के अनुसार, वो फैराडे कह रहे हैं आप, ओरस्टेड ने ये बताया था कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस कुंडली में, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके चारों तरफ चुम्बकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाती है। उस चुम्बकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाती है। तो अगर ये हमारे पास कॉइल है, ये हमारे पास कॉइल है, तो इसमें चुम्बकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाएगी, इसमें धारा प्रवाहित होगा, इसके चारों तरफ चुम्बकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाएगी। जब चुम्बकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाएगी और हम धारा के मान में परिवर्तन करें तो इसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में भी परिवर्तन होंगे। सिंपल बात समझिए, इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसे चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, और ये कुंडली इसका मतलब अपने ही चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इसे फ्लक्स गुजरेंगे। आप फ्लक्स गुजरेंगे, अगर धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, धारा के मान में परिवर्तन किया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होंगे तो चुंबकीय इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और यही फैराडे का प्रथम नियम है। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है और इसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। एक बार फिर समझते हैं, जब इस किसी कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाती है और ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, इससे फ्लक्स गुजरेंगे और धारा, इसमें बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाएगा, इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होंगे। अब फ्लक्स में परिवर्तन होंगे जिसके कारण इसमें एक नई धारा प्रवाहित, जिसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होगी और इसमें एक नई प्रेरित धारा बहने लगेगी। पहले तो एक धारा बह रही थी, उसी के चलते इसे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के कारण इसमें एक और धारा बहने लगी जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को स्व प्रेरण कहा जाता है। मतलब खुद एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, उसी के चलते उसी वायर में एक अलग करंट फ्लो होने लगे, इस घटना को हम स्व प्रेरण कहते हैं। इस घटना को हम क्या करते हैं, स्व प्रेरण कहते हैं। और बताइए, इस धारा की, इसकी दिशा जो होती है, प्रेरित धारा की दिशा जो दिशा होती है, आप पढ़े होंगे लेंज के नियम से। लेंज ने बताया कि प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है, जो
उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से वो उत्पन्न हुई है। मतलब ये धारा प्रवाहित हो रहा है और इसी धारा के चलते उत्पन्न हुई है और इसी का विरोध करती है। मतलब देखिए यहाँ देखते हैं, मतलब अगर धारा हम इस प्रकार से प्रवाहित कर रहे हैं, इधर से धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, इधर से इसमें धारा प्रवाहित किया जा रहा है, धारा से प्रवाहित करते हैं, तो जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो प्रेरित धारा उत्पत्ति होती है वो धारा जो होती है इधर होती है। जब धारा का मान बढ़ाया जाता है, जब धारा का मान बढ़ाया जाता है तो इसकी दिशा अपोजिट हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, जिससे ये धारा के मान को क्या करने लगता है, घटाने लगता है। देखिए विरोध हुआ कि नहीं हुआ। हम धारा के मान को इधर इस दिशा में हम बढ़ा रहे हैं तो जो प्रेरित धारा की उत्पत्ति होगी वो अपोजिट हो जाएगी, जो इसके मान को घटाने लगेगी। इसका मतलब बढ़ने का विरोध करने लगा। और अगर हम धारा के मान को घटाएं, उसी दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं, उसी दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं और धारा के मान को घटाया जाए तो ये प्रेरित धारा उधर ही बहने लगती है, उधर ही हम करंट फ्लो कराएं और धारा के मान को घटाने लगे धीरे धीरे तो वो जो प्रेरित धारा होती है उसी डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। इसका मतलब धारा के मान को बढ़ाने लगती है। ये इसका मतलब हम पे विरोध कर गया। ध्यान से फिर देखते हैं, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो जो मुख्य धारा, इसको बोला जाता है मुख्य धारा, और ये है प्रेरित धारा। मुख्य धारा का विरोध करती है। मुख्य धारा का मान बढ़ाएंगे तो ये अपोजिट फ्लो होने लगेगा, जिससे घटने लगेगा, और धारा का मान घटाएंगे तो ये उसी डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, जिससे ये बढ़ने लगेगा। मैंने आप घटा रहे हैं तो वो बढ़ाने लगेगा, आप बढ़ा रहे हैं तो वो घटाने लगेगा। ये धारा की दिशा होती है जो कि वो लेंज के नियम से निकाला जाता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, तो मिटाते हैं। चलिए अब बताइए, अगर मान लेते हैं इस कुंडली में आई करंट फ्लो हो रहा है और एक कुंडली में देखिए आई करंट फ्लो हो रहा है और एक जो फेरे हैं, एक फेरे से माना कुंडली में आई धारा प्रवाहित किया। हमने बोला कि माना कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, किया जा रहा है, जिससे एक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स फाई है, तो n फेरों से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, n इंटू फाई। यही हम आप लोग को बताए हैं कि अगर ये कुंडली है, इसमें आई करंट फ्लो किया जा रहा है और एक फेरे है, एक फेरा जो है इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई है, तब n फेरों से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा n इंटू फाई होगा। चलिए इसके बाद बताते हैं, इस हम धारा को मान को बढ़ाएं, इस धारा को मान को बढ़ाया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। और चूंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, फ्लक्स जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। इसका मतलब कि मुख्य धारा को बढ़ाया जाए तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स में का मान बढ़ेगा, और घटाया जाए तो गुजरने वाला फ्लक्स घटेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कुल फ्लक्स होता है, कुंडली से गुजरने वाला कुल फ्लक्स है, ये उसमें मुख्य धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। मुख्य धारा का मान इंक्रीज करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स जो होंगे वो इंक्रीज होगा, मुख्य धारा को डिक्रीज करेंगे तो कुल चुंबकीय फ्लक्स जो होगा डिक्रीज होगा। तो अब देखिए, तो इसलिए चुंबकीय टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बदले में हम प्रोपोर्शनल के बदले में एक कांस्टेंट लगा देते हैं एल और ई इंटू आई। यहाँ से यल बराबर हो जाएगा, ये आई इधर आ जाएगा एन फाई अपॉन आई। यहाँ से यल बराबर आ गया एन फाई अपन आई। जहाँ यल क्या है, समानुपातिक नियतांक है, आप लिख सकते हैं। जहाँ यल एक समानुपातिक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्टेंस या स्वप्रेरकत्व यल का ही नाम है स्वप्रेरकत्व। तो यहाँ से हमें फार्मूला मिला L बराबर एन फाई अपन आई। स्वप्रेरकत्व का कोई फार्मूला पूछेगा तो आप कह सकते हैं एन फाई अपन आई। यहाँ से देखिए अगर हम इस कुंडली में जो करंट है 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, कुंडली में 1 एम्पियर प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर है, तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू
n इंटू 5। इससे बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलता है। यहाँ से आप स्वप्रेरकत्व का परिभाषा बता सकते हैं। कोई पूछेगा स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए, तो हम यहाँ से परिभाषा कर सकते हैं कि यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया जाए तो उससे गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। या किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उससे गुजरने वाले कुल चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जब उस कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। आप इसे लिख सकते हैं कि जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस कुंडली से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स उसमें स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हमको मात्रक निकालने हो इसके, यहाँ से चलिए यहाँ से हम एक और फार्मूला देख लेते हैं। एक और स्वप्रेरकत्व का परिभाषा आता है। देखिए यहाँ से एक और फार्मूले आते हैं। आप जानते हैं E इज इक्वल टू होता है, फैराडे के दूसरे नियम से E इज इक्वल टू होता है n d∅dt। अगर दूसरा नियम आपको आता है तो हम यहाँ से प्रेरित विद्युत वाहक के बल के लिए फार्मूला बताए थे -d∅dt। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए फार्मूले हैं। ठीक है, n क्यों लगा है? लेंज के नियम के अनुसार लगा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए हम यहाँ ध्यान दें n∅ की जगह पे l इंटू आई रख सकते हैं। हम इस n∅ की जगह पर रख दे रहे हैं -d l इंटू आई अपॉन dt। चूँकि l जो है नियतांक है तो इसका अवकलन नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ से हमें फार्मूला मिलेंगे E इज इक्वल टू -l di/dt। ये प्रेरित विद्युत वाहक का फार्मूला हो गया। यहाँ से हमको L का फार्मूला निकालने हैं तो L इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा L इज इक्वल टू ये माइनस इधर भेज देंगे -e, और ये हो गया हमारा di/dt। देखिए ये प्रेरकत्व का स्वप्रेरकत्व का 2 फार्मूले मिले हमको। L इज इक्वल टू n∅/i और L इज इक्वल टू -e अपॉन di/dt। यहाँ से निकाले हैं फैराडे के दूसरे नियम से। ये होता है n∅ की जगह पे हम l इंटू आई रख दिए और l नियतांक है जिसको बाहर रख लिए और ये हमारा l बाहर आ गया। ये हो गया फार्मूला। di/dt को नीचे कर दिए। ये हमारा आ गया प्रेरकत्व का ये फार्मूला। यहाँ से एक और प्रेरकत्व का फार्मूला निकलते हैं। देखिए di/dt को कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कहते हैं। di/dt को कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कहते हैं। यदि यहाँ 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो जाए, 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो जाए तो क्या होगा? L इज इक्वल टू -e। माइनस तो डायरेक्शन बताता है, माइनस को नेगलेक्ट करते हैं तो L इज इक्वल टू e हो जाएगा। L इज इक्वल टू e होगा। यहाँ से आप डिफिनीशन लिखेंगे प्रेरकत्व का। यहाँ से प्रेरकत्व का जो डिफिनीशन होता है, देखिए यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो जो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वह संख्यात्मक रूप से स्वप्रेरकत्व गुणांक के बराबर होता है। फिर ध्यान से सुने, कुंडली का स्वप्रेरकत्व अगर ऐसे लिखने हैं तो किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होते हैं जो धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। आप इसे बार बार सुने, बैक करके सुन लें और इसे नोट कर लें। यहाँ स्वप्रेरकत्व का डेफिनीशन है। यहाँ स्वप्रेरकत्व का डिफिनीशन है कि जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, या ऐसे लिख सकते हैं किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्या के मान के बराबर होता है जब धारा परिवर्तन की दर एकांक हो या 1 मीटर प्रति सेकंड हो। ये प्रेरित विद्युत वाहक का फार्मूला है, आप इसे नोट करें। हम इसके आगे इसके यूनिट बताते हैं। चलिए, स्वप्रेरण हम लोगों ने देख लिया और स्वप्रेरण गुणांक भी देख लिए। स्वप्रेरण का गुणांक क्या था? इसे L से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला आया था n∅/i, जिसमें n जो है कुंडलियों की फेरों की संख्या है, फाई एक कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स है और I उसमें बहने वाली धारा है। एक और बताया L इज इक्वल टू -e di/dt। ये भी एक है, ये हमारा प्रेरकत्व का अन्योन ये स्वप्रेरकत्व का फार्मूला हुआ जिसमें E प्रेरित विद्युत वाहक बल है, di/dt धारा परिवर्तन की दर है और L स्वप्रेरकत्व है। चलिए यहाँ से हम देखते हैं इसके मात्रक। इसका मात्रक तो वैसे में तो इसका मात्रक जो है हेनरी होता है। हेनरी इसका मात्रक है, हेनरी, जिसको H लिखा जाता है। H छोटा जो मात्रक होते हैं मिली हेनरी होता है। मिली हेनरी
और छोटा मात्रक जो होता है मिली हेनरी, जिसमें 1 मिली हेनरी में होते हैं 10⁻³ हेनरी, और उससे भी छोटा हेनरी जो होता है माइक्रो हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी में जो होते हैं 10⁻6 हेनरी होते हैं। ये हमारा मात्रक हो गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो हेनरी, छोटे मात्रक मिली हेनरी में 10⁻3, माइक्रो हेनरी में 10⁻6। अच्छा चलिए, यहाँ से हम अगर मात्रक देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से मात्रक क्या होगा। n जो होता है फेरों की संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है इसका फॉर्मूला होता है B × A और I का करंट हो गया। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र का होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये चुंबकीय क्षेत्र का है। ये एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और नीचे है करंट, नीचे करंट है। देखते हैं 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया और ये करंट ऊपर आ जाएगा, आपका हो जाएगा न्यूटन एम्पियर, 1 न्यूटन 1 मीटर हो गया। ये एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर। और इसका अगर आप न्यूटन को क्या होता है, न्यूटन का क्या होता है केजी मीटर सेकेंड के पावर -2, और एक और मीटर, और ये हमारा हो गया एम्पियर का स्क्वायर। मतलब हमारा मात्रक आ गया केजी मीटर सेकेंड के, मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -2, एम्पियर का पावर एम्पियर स्क्वायर। बीमीय सूत्र यहाँ से लिखना चाहते हो तो केजी का m होता है, मीटर का L लिखा जाता है स्क्वायर, समय के लिए T लिखा जाता है T पर -2, और एम्पियर का A ही होता है। ये हमारा बहुत बार सवाल में पूछा गया है कि हेनरी स्वप्रेरकत्व का मात्रक बनाइए और उसका बीमा बताइए। यहाँ से हम निकाल दिए, ये फ्लक्स का होता है, N का कुछ नहीं, फ्लक्स का होता है B × A, I B का चुंबकीय क्षेत्र का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, और नीचे ये करंट का एम्पियर, मीटर से 1 मीटर कट गया, एम्पियर एम्पियर 2 एम्पियर हो गए जो ऊपर चले गए, ये हमारा हो गया एम्पियर के पावर -2। यहाँ गलत हुआ है, एम्पियर ऊपर चला गया, एम्पियर के पावर -2, और ये यहाँ भी एम्पियर के पावर -2 होगा, ये यहाँ भी -2, और ये हमारा आ गया, ये हो गया बीमीय सूत्र हमारा, ये स्वप्रेरकत्व का बीमीय सूत्र हो गया। चलिए अब यहाँ से अगर हमको देखने हैं 1 हेनरी का परिभाषा, 1 हेनरी का डिफिनीशन क्या होता है। 1 हेनरी का परिभाषा, ये भी कोई बहुत बार पूछा गया है। यहाँ देखिए, अगर कोई कॉइल है उसमें धारा परिवर्तन की दर जो है 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो, और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ है वो भी 1 वोल्ट हो, तो आप इस फार्मूले से बताइए क्या हो जाएगा। तो L = क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से -1/1, और ये L = 1 होगा। ये तो साइन बताता है कि चिन्ह, वो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, तो यहाँ से 1 हो जाएगा हमारा। ये 1 हेनरी कब आया, 1 हेनरी ध्यान दीजिए, जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 हो, विद्युत वाहक बल भी 1 हो, तो उसमें उसका जो स्वप्रेरकत्व होता है उसकी 1 हेनरी होती है। जैसे ये देखिए, अब इसका डिफिनीशन कैसे बोल रहे हैं, अगर ये इस डिफिनीशन को आपको याद कर लेने हैं। ये कुंडली है, अगर इसमें धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो और इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल भी एकांक हो, तो जो इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा वो 1 हेनरी होगा। ये याद कर लेना। अगर धारा परिवर्तन की दर एकांक हो और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल भी एकांक हो, तो इसका जो स्वप्रेरकत्व होता है वो 1 हेनरी होता है। देखिए यही यहाँ से डिफिनीशन होगा, आप यहाँ से डिफिनीशन बना सकते हैं। चलिए एक छोटा सा और आप लोग को पढ़ लेते हैं। कुंडली एक समतल कुंडली समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, बहुत बार पूछा एग्जाम में, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा। मतलब है कि एक कुंडली है और एक कुंडली है,
इसमें n फेरे हैं, n फेरे हैं और एक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स जो है फाई है, तो इसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा। तो आप बताइए, अगर इसमें सबसे पहले इस कुंडली में अगर I धारा प्रवाहित किया जा रहा है, I धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो इसके सेंटर पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर इसमें n फेरा है, फेरों की संख्या n है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो μ0 n इंटू I अपॉन 2r ये होती है किसी समतल कुंडली के में का जो किसी समतल कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो यही होती है μ0 n I अपॉन 2r। अब बताइए, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। इससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा b इंटू ए और फाई इजिकल टू बी के जगह पे हमारा ये मान पुट कर दीजिए, μ0 n I और 2 अपॉन 2r। एरिया का हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। ये हम b का मान पुट कर दिया और ये एरिया हो गया। यहाँ से r और r से r कैंसिल हो गया। हमारा देखिए कितना आ गया, कितना माना गया, फाई इज इक्वल टू μ0 n पाई और ये I हो गया और ये r हो गया अपॉन 2r अपॉन r तो कैंसिल हो गया, अपन 2 होंगे μ0 n I पाई और एक r अपन 2। ये है इसी समतल कुंडली से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। हाँ, ये एक समतल कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अगर इसका रेडियस r मान लेते हैं, इसका रेडियस हम r मान लेते हैं, I धारा प्रवाहित करिए और फेरों की संख्या n है, तो इससे इसके सेंटर पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा μ0 n I अपन 2r। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि किसी कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यह होती है और यह चुंबकीय फ्लक्स b इंटू ए। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई तो चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, b इंटू ए, और हम b का मान यहाँ भर दिए, एरिया है, सर्किल है, तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ से r कैंसिल हो गए, ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स हो गया। अब हम जानते हैं स्वप्रेरकत्व का सूत्र होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कुंडली का स्वप्रेरकत्व, इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व जो होगा, कुंडली का स्वप्रेरकत्व जो होगा कितना होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है आपका L इज इक्वल टू n फाई अपॉन I। इस फॉर्मूले में आप फाई का मान पुट कर दीजिए, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू n फाई अपॉन I है, L इज इक्वल टू n फाई की जगह पे हम भर देते हैं μ0 n पाई I और r अपॉन 2। ये हमारा हो गया इतना, ये हो गया फाई का मान और ये n है और नीचे करंट, एक करंट से करंट कैंसिल हो गया। हमारा मान क्या आ गया, L इज इक्वल टू, ये देखिए μ0 n इंटू n स्क्वायर और ये पाई इंटू r अपॉन 2। ये है किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ये है किसी समतल कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए फार्मूला है जो इस प्रकार से प्रूफ हुआ है। ये भी बहुत बार पूछा है। चलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे और ये सभी फार्मूले नोट करके इसको बार बार दोहराएंगे, पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से, यूपी बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप वीडियो को देखें, आप दोस्तों के साथ शेयर करें और या इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है और ये आपके एग्जाम तक हम इस प्रकार के वीडियो से आपकी तैयारी कराते रहेंगे। चलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।